वेरी गुड बहुत बढ़िया भाई शेयर सब्सक्राइब जो तुम अंता कर दियो हाँ चेन नहीं बनानी ले उसको प्रिवेंट करेंगे ना, पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा रिस्क फैक्टर क्या है। ठीक है, ये है रिस्क मैट्रिक्स। ये क्या बताता है कि भाई ये है सीवियरिटी, जो कोई भी इंजरी कितनी सिग्निफिकेंट है, माइनर, मेजर, सीवियर, ये कैटास्ट्रोफिक और डेथ भी और उसको स्वेलिंग हो जाती है, तो उसको हम पॉजिटिव देखेंगे या नेगेटिव देखेंगे? इट इज ऑलवेज नेगेटिव। इज नॉट स्वेलिंग, इज नॉट अ गुड थिंग। स्वेलिंग होगी तो आपको फाइब्रोसिस होगी, आपको दिक्कत बढ़ेगी। वो यहाँ पर आए हैं, मैं इनका अपनी तरफ से, सभी टीचर्स की तरफ से, तो सभी स्टूडेंट्स की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। डॉक्टर दीपशिखा जी जो फिजियोथेरेपी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की डॉक्टर हैं, वो भी आई हैं, उनका भी मैं पूरे डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की तरफ से डॉक्टर राजेश रोहिला जी, अब बैठे बैठे आप बात कर रहे थे, गोहाना के रहने वाले और ऐसी महान शख्सियत है जो आप सब के लिए, हमारे लिए भी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत के रूप में आप मजहबी के बारे में बताऊंगा। तो मुझे भी अभी पता चला डॉक्टर रोहिला 5वीं क्लास में, उसके 5वीं क्लास के बाद लगातार स्कॉलरशिप जीतते रहे। 8वीं क्लास में पूरे सोनीपत जिले में सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए जिले में फर्स्ट आए। 10th में इन्होंने पूरे गोहाना तहसील के अंदर फर्स्ट आई है पढ़ाई में। विकास सिंह जी, आफिरत जी और जितेंद्र जी, इन्होंने इतना सम्मान जितने बढ़िया बड़े शब्द कर दिए कहे उन्होंने, तो वैसे बताया था जैसे से हो रहा है। उनका बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए इतने अच्छे शब्दों का बहुत बहुत धन्यवाद। बेसिकली जो लेक्चर है वो प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज है। ये हम जानते हैं कि इंजरी किसी भी खिलाड़ी का कैरियर जो है खराब कर सकती है। किसी को भी चोट लग जाए तो उसका कैरियर स्टेज पे आ जाता है। तो उसकी चोट का प्रॉपर रिहेबिलिटेशन होना चाहिए ताकि वो वापस अपने उसी खेल के स्तर पे जा सके। ठीक है, पर उत्तर तो यही है कि किसी को चोट ही ना लगे। प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, प्रिवेंशन इज बेटर देन दी क्योर। ठीक है, वो कहते हैं कि इन ऑन्स ऑफ प्रिवेंशन इज वर्थ ए पाउंड ऑफ क्योर। तो भी बेहतर है कि उसको चोट ही ना लगे। तो मेरा टॉपिक इस पे रहेगा जिसमें आपको थोड़ा इसमें नॉलेज हो जाएगी कि भाई हमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं साइंटिफिकली। बहुत सारी चीज़ें तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कर लो, इससे चोट नहीं लगेगी, ऐसे कर लो, पर ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। तो मैं आपको जो बताऊंगा वो कुछ जो साइंटिफिकली प्रूवन है, जिनका एविडेंस है लिटरेचर में, वो मैं आपको थोड़ी सी आपको बात बताऊँ। ब्रीफ इंट्रोडक्शन में तो सब ने मेरा काफ़ी इंट्रोडक्शन दे दिया है, और कुछ जैसे मैं सीनियर प्रोफेसर एंड हेड ऑफ दी स्पोर्ट्स मेडिसिन डिपार्टमेंट, इसीलिए आई एम ऑर्थोपेडिक सर्जन, मैं ऑपरेशन करता हूँ। और जब ये स्पोर्ट्स मेडिसिन डिपार्टमेंट हमारा बना 2019 में, नवंबर 2019 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश स्पोर्ट्स मेडिसिन डिपार्टमेंट in 5 medical bodies, and out of those 5 medical bodies, our university was chosen as one of the medical bodies to develop the sports medicine doctors, physician बनाने के लिए हमारा डिपार्टमेंट चूज किया गया। तो we are getting some funds from the government of India for establishing our department। तो जब नया डिपार्टमेंट बना तो उस टाइम I was जो क्या कहते हैं
सबसे पूछा गया कि कौन नए डिपार्टमेंट में जाना चाहेगा, तो लोगों ने नया डिपार्टमेंट लेने से मना कर दिया। देन आई ऑफर कि भाई मैं चलाऊँगा नया डिपार्टमेंट, तो मैंने इसलिए डोनेशिप जी मैं ऑर्थोपेडिक्स मैंने कहा कि मैं ऑपरेशन करता हूँ, मेरे को थोड़ा सा ऑपरेशन करने की सुविधा दे दो, मैं आपका डिपार्टमेंट चलाऊँगा। दैट्स हाउ आई शिफ्टेड टू स्पोर्ट्स मेडिसिन। ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, देन आई रेड द बुक्स ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, मुझे भी पढ़ना पड़ा है। 3 साल में हमारे पीजी अप्रूव हो गई है, स्पोर्ट्स मेडिसिन की हमारी पीजी अप्रूव हो गई है। तो हमारे हर साल हमारे यहाँ 2 डॉक्टर स्पोर्ट्स मेडिसिन के फिजिशियन बनते हैं, और अभी जुलाई में उनका फर्स्ट जो बैच निकलेगा उसका एग्ज़ाम। तो हमारे हर साल 2 निकलेंगे, हम आगे अपनी सीट पर हैं। तो आई हैव बीन टू ऑस्ट्रेलिया, आई हैव बीन टू फॉर फेलोशिप, आई हैव बीन टू USA, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, चाइना एंड UK एंड Portugal. So I have visited many countries for this during my career. ये प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शियरी प्रिवेंशन। तो प्राइमरी प्रिवेंशन है जब हम जैसे किसी को चोट कभी लगी ही नहीं तो उसको प्रिवेंट करना, दैट इज प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन है अर्ली डायग्नोसिस, किसी को चोट लगी उसका टाइम से इलाज हो जाए और टाइम से ही उसको ट्रीटमेंट मिल जाए, ये सेकेंडरी प्रिवेंशन है। और टर्शियरी प्रिवेंशन है जब उसकी रिहेबिलिटेशन, उसको चोट लगने के बाद उसको प्रॉपर रिहेबिलिटेट करके उसको वापस उसी लेवल तक लेके जाना, वो है टर्शियरी रिहेबिलिटेशन। अब जो बात करूँगा मैं आपसे प्राइमरी प्रिवेंशन की बात करूँगा, ठीक है। इसी जैसे ये जो बैलेंस बोर्ड एक्सरसाइजेज हैं, अगर आप किसी को एंकल में चोट लग जाए, एंकल्स कॉमन इंजरी है एंकल स्प्रेन की, तो टू रिहेबिलिटेट दैट, टू प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ एंकल स्प्रेन, दिस बैलेंस बोर्ड एक्सरसाइजेज आर डन। ये एक किस्म की टर्शियरी रिहेबिलिटेशन है। इंजरीज, स्पोर्ट्स इंजरी क्या होती है? एक्यूट इंजरी होती है या क्रोनिक इंजरी होती है, जो सडन जो चोट लगती है, जैसे आप खेल रहे थे गिर गए, ठीक है, आपको कंधा उतर गया, इसी एक्यूट इंजरी। और क्रोनिक इंजरी क्या होती है? भाई आप रोज बैडमिंटन खेलते हो, टेनिस खेलते हो, आपको चोट नहीं लगी और आप रोज खेलते हो, आप रिपीटेड माइक्रो ट्रॉमा कर रहे हो, उससे जो इंजरी हो रही है उसको बोलते हैं क्रोनिक इंजरी। क्रोनिक इंजरी और एक्यूट इंजरी दोनों की मतलब तो 2 तरह की होती है। जैसे बोन में फ्रैक्चर हो जाता है एक्यूट इंजरी, और स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाते हैं। जो रनर्स होते हैं ना, जो खिलाड़ी दौड़ते हैं, उनको आपने देखा होगा, उनको कई बार यहाँ दर्द हो जाता है, मीडियल साइड और यहाँ पे दर्द हो जाता है, क्योंकि वहाँ उसमें स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है। वो एक्सरे में नहीं दिखता, वो MRI नहीं दिखता है। तो ये क्रोनिक इंजरी है, स्ट्रेस फ्रैक्चर। तो दोनों तरह की इंजरी होती हैं, और एक्यूट इंजरी और अब प्रिवेंशन। ये बेसिकली क्लासिकल मॉडल है कि प्रिवेंशन कैसे की जाए। सबसे पहले यू हैव टू एस्टैब्लिश द एक्सटेंट ऑफ इंजरी, इंसिडेंस एंड सीवियरिटी, कितने लोगों में होती है, कितनी सीवियर इंजरी है, आपने उसका एक्सटेंट देखा इंजरी का। देन यू नो द इटियोलॉजी एंड मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, उसका मैकेनिज्म क्या है, चोट कैसे लगती है और उसके कारण क्या है। फिर आप इन चीज़ों को असेस करने के बाद इंट्रोड्यूस प्रिवेंटिव मेजर, फिर आप एक प्रिवेंशन प्रोग्राम बनाते हो कि भाई इसको ये इंजरी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए प्रोग्राम बनाया है, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो प्रिवेंटिव प्रोग्राम को, और फिर उसका इफेक्ट देखने के लिए वापस उससे कितनी इंजरी कम हुई उस प्रोग्राम को अपनाने के बाद, कितना सीवियरिटी कम हुई, कितना इंसिडेंस कम हुआ। ये बेसिक सबसे पहले क्लासिक मॉडल आया। उसके बाद ये मेन मॉडल आया है जो इंजरी प्रिवेंशन का, हाउ दिस इंजरी occurs and how the mechanism of injury, how it is understood. There are risk factors of injury. Injury के risk factor internal and external. Internal are with the person himself. उससे related. तो उसकी एज क्या है? तो कुछ जो इंजरी होती है स्पेसिफिक एज में होती हैं। जैसे आपने देखा हो क्रिकेट वाले खेलते हैं, बच्चे खेलेंगे तो उनकी कमर में दर्द होता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है, तो वो एक उस एज का स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर है। तो दूसरा जैसे किसी का अलाइनमेंट में गड़बड़ी हो कि भाई किसी का पैर थोड़े टेढ़े हो, मान लें पैर कई बार नॉर्मल सीधे ऐसे होते हैं, ये थोड़ा सा ये टेढ़ा हो, वेल्गस की तरफ हो, बाहर की तरफ हो, तो उसमें नी की इंजरी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये इंटरनल रिस्क फैक्टर है, उसका कोई बाई चांस उसके कोई एक्चुअल में उसके अंदर ही कोई बीमारी है, उसको कोई डिफेक्ट तो नहीं है। फिर है एक्सटर्नल रिस्क फैक्टर्स, ये भाई जो बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, मान लो आप जैसे जो आर्टिफिशियल ट्रक पे खेलोगे तो आपको इंजरी के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, ऐसा कहा जाता है, फाइनल प्रूव तो नहीं हुआ। जो
और घास भी कई तरह की होती है। उस तरह की घास में आपको इंजरी ज़्यादा लगती है, जिसमें जो थिक जो घास होगी उसमें इंजरी फ्रिक्शन शूज और घास के बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो उसमें पैर अटकने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो चोट ज़्यादा लगती है। तो एक्सटर्नल फैक्टर है। तो इसके बाद फिर एक्चुअल जो इंसिडेंट होता है उस टाइम, ये एक्यूट इंजरी का मॉडल है कि भाई उस टाइम वो जैसे कोई खिलाड़ी जिसको एसीएल इंजरी होगी वो क्या करेगा, मान लो ऐसे जा रहा था, फुटबॉल खेल रहा था, एकदम सडन टर्न करेगा, सडन टर्न करेगा तो उसके अपर बॉडी टर्न कर जाती है, नीचे वाला पैर टर्न नहीं कर पाता है, तो रोटेशन स्ट्रेन आ जाएगा नीचे, तो उसको उस टाइम की सिचुएशन के हिसाब से उसको रिस्क फैक्टर है। तो ये बेसिकली ब्रॉड मॉडल है जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई क्या क्या रिस्क फैक्टर है। तो क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि उसको रिस्क फैक्टर क्या है तभी तो उसको प्रिवेंट करेंगे ना, पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा रिस्क फैक्टर क्या है। ठीक है, ये है रिस्क मैट्रिक्स। ये क्या बताता है कि भाई ये है सीवियरिटी, जो कोई भी इंजरी कितनी सिग्निफिकेंट है, माइनर, मेजर, सीवियर, ये कैटास्ट्रोफिक और डेथ भी हो सकती है, सडन कार्डियक डेथ। और इस तरफ है ये लाइवलीहुड, ये भी कितनी कॉमन है, रेयर है, अनलाइवली, मॉडरेट, लाइवली, ऑलमोस्ट सर्टेन। ये देखा गया है कि मेल्स में हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन्स वेरी कॉमन। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन क्या होते हैं, ये जो मांसपेशी पीछे वाली होती हैं, ये बड़ी कॉमन है मेल्स में। और फीमेल्स में क्या कॉमन है, एशियल इंजरीज। तो नी की एशियल इंजरी फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होती है, 6 टाइम्स। इन द सेम ग्रुप ऑफ कंपैरेबल गेम्स females have 6 times more risk of ACL injury as compared to males। तो ये एक रिस्क फैक्टर है। तो अगर आप फीमेल हैं तो उसको आप ACL के प्रति उसका प्रोग्राम बनाओगे ताकि उसका ACL डैमेज ना हो। ठीक है, अगर मेल्स हैं तो मेल्स में ज़्यादा कॉमन हैमस्ट्रिंग है, तो हैमस्ट्रिंग इंजरी का प्रिवेंशन प्रोग्राम उनमें ज़्यादा लागू करोगे आप। तो आप पहले आइडेंटिफाई करोगे कि भाई बेसिकली उसके बाद ये हम कर सकते हैं जो आगे मैं स्लाइड में पढ़ाऊंगा, वार्म अप, स्ट्रेचिंग, टेपिंग, ब्रेसिंग, प्रोटेक्टिव, ये मेथड्स हैं प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। वार्म अप ये चीज है जो हम मेन एक्सरसाइज या मेन मैच से पहले कुछ देर पहले हम हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं, वार्म अप प्रोग्राम। तो उससे आपकी जो बॉडी है वो ट्यून हो जाती है, उसमें ऑक्सीजन डिलीवरी बढ़ जाती है, आपका नर्वस सिस्टम उस मैच खेलने के लिए या उस बड़ी एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो जाता है आपका। तो वार्म अप जरूर करना चाहिए। ठीक है, ये एडवांटेज है भाई, ब्लड फ्लो मसल में बढ़ जाता है, नर्वस सिस्टम इंप्रूव हो जाता है, मसल में ऑक्सीजन की डिलीवरी बढ़ जाती है। तो वार्म अप एक ऐसी चीज है जो आपको इंजरी प्रिवेंशन में हेल्प करती है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड प्रोग्राम है फीफा 11+ इंजरी प्रिवेंशन प्रोग्राम। इट इज ए 20-minute warm up program which involves different exercises of the core, of the balance, of the stability and strength and running exercises for prevention of new injury। well established program है FIFA 11+ इंजरी, जो 20 मिनट आपको जैसे मतलब मैच खेलना है, आपने फुटबॉल का मैच खेलना है, 1 घंटा 1.5 घंटे मैच होगा, तो उससे पहले 20 मिनट आप ये प्रोग्राम करोगे, ये वार्म अप प्रोग्राम करोगे, तो आपको उस मैच के दौरान आपको चोट नहीं लगेगी। ठीक है, स्ट्रेचिंग इज अनदर मेथड टू प्रिवेंट इंजरीज। भाई जो इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी अटेन्ड थ्रू स्ट्रेचिंग इज वाइडली बिलीव्ड टू डिक्रीज मस्कुलोटेंडनस इंजरीज एंड मिनिमाइज एंड एलिवेट मसल सोरनेस एंड परहैप्स इवन इंप्रूव परफॉर्मेंस। तो स्ट्रेचिंग एक अच्छी जो एक्टिविटी है जिससे आप इंजरी को प्रिवेंट कर सकते हो। खास तौर से जो बैडमिंटन खेलते हैं और जो टेनिस खेलते हैं उनमें ग्लिनोहुमरल, ये इसको ग्लिनोहुमरल शोल्डर जॉइंट को ग्लिनोहुमरल जॉइंट बोलते हैं, इसकी स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है। तो इनमें क्या होता है कि ये पिक्चर टाइट हो जाता है, जिसको आप आगे करके ऐसे स्ट्रेच करना पड़ता है। तो स्ट्रेचिंग इज अनदर मेथड टू प्रिवेंट द इंजरी। स्ट्रेचिंग 2 प्रकार की होती है, स्टैटिक स्ट्रेचिंग और बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग। स्टैटिक स्ट्रेचिंग में सीधा जो भी मसल है उसको आप धीरे धीरे स्ट्रेच करते हो। स्टैटिक ये ग्रेजुअल होती है और इसमें पेशेंट को वहाँ रुकना होता है जहाँ उसको पेन ना हो, डिस्कम्फर्ट हो जाए तो वहाँ रुकना होता है, तो स्टैटिक स्ट्रेचिंग कर सकते हो। दूसरी है बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग। बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग में क्या करते हैं कि भाई स्ट्रेच करके सडन उसको मूवमेंट देते हैं।
माने जैसे भी आपने पीछे वाला जो स्ट्रेच करना है बंदा, तो आप उसको स्ट्रेच कर रहे थे, तो लास्ट में एक सडन जर्क हो गई, उससे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और बढ़ जाएगी। पर ये बैलिस्टिक इंजरी खुद भी एक चोट का कारण बन सकती है। तो बैलिस्टिक इंजरी बिल्कुल लेटर पार्ट ऑफ एथलेटिक जो रिहेबिलिटेशन है या लेटर पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है उसमें देखते हैं बैलिस्टिक। प्राइमरीली हम स्टैटिक स्ट्रेचिंग करते हैं। फिर है टेपिंग एंड ब्रेसिंग। टेपिंग जो है इसमें एक स्पेशल तरह की टेप होती है जो लगा देते हैं, जिससे वो टेपिंग प्रिवेंट सम डज द सम रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट। सपोज अगर किसी को एंकल स्प्रेन हो गया, तो एंकल स्प्रेन में हम क्या करते हैं, शुरुआत के 3-4 दिन में वो रेस्ट वगैरह देंगे, उसके बाद फिर टेपिंग कर सकते हैं। टेपिंग से क्या है कि उस पेशेंट को थोड़ा प्रोप्रियो सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो उसको उस वल्नरेबल पोजीशन में जाने से रोकता है, उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करता है। तो उसको दिमाग में ये रहता है मेरे यहाँ चोट लगी हुई है, तो उसको उस जो जिस वल्नरेबल पोजीशन में एंकल में जो एंकल स्प्रेन होता है उस पोजीशन में जाने से रोकता है। तो टैपिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम टैपिंग जो है ये जो मैंने स्लाइड में ये डॉक्टर के हिसाब से बनाई हुई है, तो कुछ मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप उस हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो टैपिंग में जैसे a good tape should be easy, strong, non-irritant and easily torn by the therapist, और वो एक स्पेसिफिक मूवमेंट को रेस्ट्रिक्शन देने के लिए टैपिंग करती है। ये है जैसे टैपिंग, दिस इज द टैपिंग। ये आपका एंकल स्प्रेन हो गया तो ऐसे उसको एक टैप लगा देते हैं, ये टैपिंग है। इट इज वेरी गुड मेथड टू प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ इंजरी। जो एक बार एंकल स्प्रेन हो गया उसके बाद दोबारा एंकल स्प्रेन ना हो तो हम 12 महीने तक टैपिंग कर सकते हैं अगर वो पेशेंट चाहे। ठीक है, टैपिंग का अल्टरनेटिव है ब्रेसिंग। ब्रेस होती है, जैसे आपने देखा होगा कई बार चोट लग जाती है तो हम 2 महीने बाद उसको वो कास्ट लगाने के बाद फिर हम ब्रेस बांध देते हैं, प्लास्टिक की ब्रेस बनाते हैं। आपने कभी चोट लगने वाला देखा होगा, खासतौर से इसमें लेग में बनाते हैं, लेग में जो चोट लग जाती है तो हम उसको ब्रेस लगा के चलाते हैं। तो ब्रेसिंग इज आल्सो मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज। ब्रेस भी आप दे सकते हो। ब्रेसिंग इज समटाइम्स कंसीडर्ड बेटर देन टेपिंग, क्योंकि टेपिंग तो हर बार आपको बदलनी पड़ेगी, ब्रेस तो एक बार बनवा दी वही चलती रहेगी 5-6 महीने। तो ब्रेसिंग लिटिल बिट थोड़ा सा बेटर है टेपिंग से, पर ब्रेस के भी अपने डिसएडवांटेजेस हैं कि ब्रेस उसका वेट हो जाएगा और वो बार बार उसको लगानी पड़ेगी, उसके साइज की फिट होनी चाहिए। तो टेपिंग या ब्रेसिंग दे कैन बी यूज्ड अल्टरनेटिवली। शुरुआत में टेपिंग कर लो, बाद में ब्रेसिंग कर लो। जैसे ये ब्रेसिस है, जैसे नी ब्रेस है, ये आपने देखा होगा किसी को चोट लगी होगी तब आपने नी पहनी होगी ब्रेस की। तो ये बेसिकली ये आपको रिमाइंड कराती हैं कि भी आपके चोट लगी हो, आप प्रोटेक्टिव तरीके से आप एक्टिविटी करते हो। ये ब्रेसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेसिस हैं, जैसे ये ब्रेसिस हैं। फिर एक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, यानी कि जैसे हेलमेट है कि भाई आप जैसे क्रिकेट में वो विकेट कीपर हेलमेट पहनता है, ठीक है, और भी जो है जिसमें हम हेलमेट पहनते हैं, क्यों भी आपको सिर में चोट ना लगे। तो प्रोटेक्शन है, इंजरी से प्रिवेंशन का एक तरीका है। तो आप प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज कर सकते हो। जैसे ये अपने इसमें क्या कहते हैं, शिन गार्ड यूज करते हैं हॉकी में, फुटबॉल में, और ये नी पे ब्रेस लगा देते हैं हॉकी फुटबॉल में ताकि चोट ना लगे, थोड़ा शॉक अब्जॉर्ब का काम करते हैं। तो दीज आर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स व्हिच कैन बी यूज्ड। ठीक है, इन खेलों में तो है हेलमेट मैंडेटरी है, जैसे मोटरसाइकिलिंग, रेसिंग, हॉर्स राइडिंग, आइस हॉकी, इसमें तो हेलमेट मैंडेटरी है। जैसे माउथ गार्ड होते हैं, बॉक्सर्स होते हैं, वो माउथ गार्ड पहनते हैं ना, तो वो ये बेसिकली वो आपको टूथ इंजरी को प्रिवेंट करने का तरीका है। ठीक है, तो माउथ गार्ड हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये रिस्ट गार्ड हो गए, नी पैड हो गए, डिफरेंट आइस हॉकी में यहाँ चेस्ट और फोरआर्म के पैड होते हैं। तो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड। ये जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जैसे ये रिस्ट गार्ड हो गया, ये शोल्डर पैड है जो रग्बी वाले प्लेयर यूज करते हैं, रग्बी वाले, और ये जो अपना हॉकी और फुटबॉल के प्लेयर यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर है एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट। इसका क्या मतलब है कि भाई जैसे आप क्रिकेट में बैट लेके खेलते हो, तो बैट का भी एक वेट होता है। अगर आप उसको हैवी बैट यूज करोगे तो आपका टेनिस एल्बो होगा, जैसे सचिन तेंदुलकर का टेनिस एल्बो हो गया बीच में, तो उसके बैट का थोड़ा डिजाइन चेंज किया। तो ऐसे ही आप जो उसके खेल के टेनिस वाले हो गए, तो
टेनिस का जो रैकेट होता है उसकी क्या उसकी स्ट्रिंग्स की टेंशन होनी चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, और वो उसका जो ग्रिप साइज है वो कैसी होनी चाहिए, ग्रिप कहाँ होनी चाहिए। तो ऐसी चीज़ें डिसाइड करती हैं आपको कितना स्ट्रेस, तो आपको मतलब जैसे आपने मारा तो ऐसे जो मारा वो आपका स्ट्रेस कहाँ गया, आपके शोल्डर में गया, आपकी फोरआर्म में गया, आपके एल्बो में गया। तो वो उस जो रैकेट है टेनिस रैकेट उसकी क्वालिटी में भी निर्भर करता है कि आपके यहाँ कितना स्ट्रेस गया है। तो ये बेसिकली आपको फिर वो रैकेट है उस तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा ताकि उसको मिनिमम से मिनिमम स्ट्रेस जाए आगे। तो ये एक तरीका है कि आप एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट यूज करो, ठीक है। ये है जैसे रनिंग शूज होते हैं, वे उनकी क्वालिटी होती है कुछ कि भी वो रनिंग शूज ऐसे होने चाहिए ताकि आपके फुट में जो पेन है वो कम से कम हो, जैसे फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जो लीव्स वगैरह उसकी उससे डिसाइड करता है कि उसका शूज और घास के बीच में आपका फ्रिक्शन का कितना है। ज़्यादा फ्रिक्शन होगा आपके शूज और सरफेस में तो आपको चोट लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। फिर एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग, आपकी बॉडी किस हिसाब से ट्रेन है उससे आपको चोट लगने की सीवियरिटी और इंसिडेंस डिसाइड होगा। अब आप मान लो भाई मैं जैसे प्लेयर नहीं हूँ और मैं ही एकदम पहले दिन ही अपना क्या कहते हैं वो शुरू कर दूँ अपना जो पहले दिन में 1 घंटे का मैच खेल दूँगा तो मेरे को चोट लग जाएगी, मेरा दिक्कत हो जाएगी। तो आपको अपनी बॉडी को धीरे धीरे ट्रेन करना पड़ता है। जैसे आप जानते ही हो कि आप योर बॉडी हैज टू बी अडेप्टेड टू द स्ट्रेस व्हिच यू आर गोइंग टू दी ड्यूरिंग द मैच और एनीथिंग एल्स। इसलिए आप एक दिन 3 मिनट के मैच के लिए हम एक साल प्रैक्टिस करते हैं बिकॉज वी अंडरगो ए एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग सो दैट वी डोंट गेट इंजरी ड्यूरिंग द फाइनल डे या मैच के दौरान, ठीक है। तो आपकी एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग होनी चाहिए। ऐसा पाया गया है कि भाई जो आपका लोड है, सपोज करो आप लोड किसको बोलते हैं कि आप कोई जैसे आप दौड़ते हो, रनिंग करते हो रोज, आप रोज 3 किलोमीटर घूमते हो, रोज 3 किलोमीटर दौड़ते हो मानो, ठीक है। तो वीक टू वीक आपका जो लोड इंक्रीज होना चाहिए वो 10 से 15% तक होना चाहिए। जैसे कि आप हर रोज 3 किलोमीटर दौड़ते हो तो 21 किलोमीटर दौड़ लिया आपने एक हफ्ते में, वैसे तो 2 दिन रेस्ट करते हैं, 5 दिन दौड़ते हैं, तो 15 किलोमीटर आपने दौड़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है उसका 10% या 15% हो गया, 15 का मतलब 10%, 2 किलोमीटर और बढ़ गए तो अगले हफ्ते आप 17 किलोमीटर दौड़ोगे, ठीक है। तो अगर आप 15% से ज़्यादा अपने आप को अगले हफ्ते लोड दोगे तो आपके इंजरी के चांसेस बढ़ जाए, ठीक है। तो यू हैव टू ग्रेजुअली इंक्रीज योर लोड, ठीक है। फिर है एक कॉन्सेप्ट होता है एक्यूट और क्रोनिक लोड। एक्यूट लोड है कि भाई उस हफ्ते में आपका जो कितना लोड था। क्रोनिक लोड है आपका पिछले 4 हफ्तों का एवरेज वीक का लोड, ठीक है। एक्यूट क्रोनिक रेशो, एक्यूट डिवाइड बाय क्रोनिक रेशो वो आपकी 1.3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 1.5 से ज़्यादा है तो आपके चांसेस ऑफ इंजरी बढ़ जाए। आप समझ आया कौन सकती है एक्यूट वर्सेस क्रोनिक। एक्यूट है पिछले हफ्ते का लोड, आपका एक्यूट लोड है। क्रोनिक है पिछले 4 हफ्ते का एवरेज लोड है, वीकली एवरेज लोड है। तो आपका एक्यूट डिवाइडेड बाय क्रोनिक लोड शुड नॉट बी मोर देन 1.5। ये एक तरीका है कि आप डिसाइड करने के बाद कितनी एक्सरसाइज करोगे। उसके बाद न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का क्या है भाई आपका न्यूट्रिशन ठीक होगा कि आपके उस डाइट में आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो विटामिन और मिनरल की एडिक्वेट अमाउंट होनी चाहिए, उसकी एडिक्वेट अमाउंट होनी चाहिए। खास तौर से बोन इंजरी के लिए विटामिन डी और कैल्शियम की इनएडिक्वेट डाइट से आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर होती है। स्पेसिफिक है ये जो स्ट्रेस फ्रैक्चर होते हैं ना, ये स्ट्रेस फ्रैक्चर ये स्पेसिफिक रीजन है, मतलब एविडेंस बेस पे बोल रहा हूँ कि किसी को अगर कैल्शियम की कमी है डाइट में और किसी को विटामिन डी की कमी है डाइट में तो उसको स्ट्रेस फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपकी डाइट में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए अगर आपको बोनी इंजरी नहीं करवानी है। तो ये मेन तो यही था, बस मेरा बाकी तो ज़्यादा बताने का फायदा नहीं है। कंक्लूजन में यही है कि
कि भाई आइडेंटिफाई द इंजरी रिस्क फ्रॉम लिटरेचर, रिस्क मैट्रिक्स, सीजन एनालिसिस एंड पीरियोडिक मेडिकल असेसमेंट, डेवलप ए प्रिवेंशन प्रोग्राम टारगेटिंग दिस रिस्क. FIFA 11+ program is commonly used warm-up program for knee injury prevention, stretching, taping, pressing and appropriate equipment help in injury prevention, and appropriate training and adequate nutrition are other key factors in injury prevention. Thank you very much. वार्म-अप एक्सरसाइज जो होती है और जो कूल डाउन एक्सरसाइज होती है उनमें मेनली क्या फ़र्क होता है, उनकी कौन सी हम वार्म-अप में कूल डाउन में करनी चाहिए? दोनों चीज सेम समझो. वार्म अप आप एक्सरसाइज से पहले, मेन चीज से पहले कर रहे हो आप, ठीक है. वार्म अप और कूल डाउन दोनों ही करनी चाहिए, ठीक है. वार्म अप पहले करते हैं, कूल डाउन बाद में करते हैं. कूल डाउन को हम आपके कॉमन लैंग्वेज है कूल डाउन, हम इसको बोलते हैं एक्टिव रिकवरी. रिकवरी की स्ट्रेटजी होती है कि आप एक्सरसाइज के बाद अपनी बॉडी को कैसे रिकवर करोगे ताकि वो अगले चीज के लिए, अगले जो सेशन के लिए तैयार हो जाए. इसको बोलते हैं रिकवरी. देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ रिकवरी. दिस कूल डाउन इज कॉल्ड एक्टिव रिकवरी मेथड. कि आपने मेन एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद आपने, क्योंकि जब एक्सरसाइज करते हो तो आपके शरीर में लैक्टिक एसिड वो जमा हो जाता है, उससे आपको थकान महसूस होती है लैक्टिक एसिड की वजह से. तो जब आप ये एक्टिव रिकवरी यानी कि जो कूल डाउन एक्सरसाइज करते हो तो वो बॉडी आपका लैक्टिक एसिड क्लियर करती है उस दौरान, जल्दी क्लियर होता है. तो कूल डाउन एंड वार्म अप बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर इंजरी. ये पहले और बाद में नहीं, ठीक है. एक्टिव और पैसिव रिकवरी क्या कह रहे हो? ये नी इंजरी प्रिवेंशन प्रोग्राम है. नी इंजरी प्रिवेंशन प्रोग्राम है FIFA 11. नी इंजरी, एशियन इंजरी आर वेरी कॉमन इन फीमेल्स. फीमेल में बहुत ज़्यादा कॉमन है एशियन इंजरी, और मेल्स में हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन है. तो नी इंजरी प्रिवेंशन के लिए FIFA 11 प्रोग्राम, हैमस्ट्रिंग का अलग प्रोग्राम है. हैमस्ट्रिंग के लिए किसी को इंजरी होती है उसको प्रिवेंट करनी है तो हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग होती है, उसको नॉर्डिक हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग बोलते हैं. तो वो ये FIFA 11+ के नी इंजरी प्रिवेंशन के लिए. एक बड़ा कॉमन कन्फ्यूजन रहता है कि आइस पैक्स का यूज़ करना चाहिए या फिर हीटिंग पैड का यूज़ करना चाहिए. आइस पैक और हीटिंग पैड तो कब कौन सा? अच्छा ये क्या है, आइस पैक जो है वो एक्यूट चोट लगी, उसकी एक्यूट में रोल उसका ज़्यादा. आज चोट लगी मेरे को, मान उसको नी की चोट लगी, तो आपको हम कहेंगे कि 3-4 दिन आप आइस पैक, ठीक है. जैसे जैसे टाइम बीतेगा, मान लो 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, फिर हम आपको कहेंगे आप हीट पैड. तो एक्यूट आइस जो है वो एक ठंडा है, ठंडी चीज़ आपकी नसों को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है. तो जो आपकी नसें कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो स्वेलिंग कम आएगी, उसमें सोजन कम आएगी. तो शुरुआत में आइस पैक, ठीक है. मान लिया आपने एक्सटेंसिव एक्सरसाइज कर ली, तो आपको एक्यूट नहीं होगी ना वो, तो उसके तुरंत बाद आपको जो बड़े बड़े जो ट्रेनिंग सेंटर हैं वहाँ तो बाथ होते हैं, आइस बाथ और हॉट वाटर बाथ होते हैं, ठीक है. तो वो आइस बाथ कर लो एक्सरसाइज के बाद. दीज आर मेथड्स ऑफ रिकवरी, बेसिकली रिकवरी के मेथड है, ठीक है. तो आइस इज डन इन एक्यूट स्टेजेस एंड हीटिंग इज डन इन लेटर क्रोनिक स्टेजेस. जो स्वेलिंग होती है इंजरी के बाद जॉइंट में, तो वो स्वेलिंग किस चीज़ से होती है? मतलब जो फ्लूइड जो इकट्ठा हो जाता है नी में एक्यूट इंजरी हुई, उसके बाद जो स्वेलिंग आ जाती है. जब आपको चोट लगे, एक तो आपको चोट लगी तो मान लो चोट लगी तो कुछ तो डैमेज हुआ ना, तो उसमें आपकी नसें भी डैमेज होगी ना, खून वाली नसें डैमेज होगी, तो जो डैमेज होगी उसमें खून रिसना शुरू हो जाएगा. तो एक तो वो कारण है. दूसरा फिर बॉडी हमारी उस चोट को, जैसी चोट लगती है उसको ठीक करने का सिस्टम चालू कर देती है, तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन, ठीक है ना. वो इन्फ्लेमेशन होनी स्टार्ट हो जाती है. तो इन्फ्लेमेशन में भी इनिशियल पार्ट में स्वेलिंग होती है. तो ये इट कैन बी एक्यूट ड्यू टू रप्चर ऑफ द वेसल्स, और इट कैन बी रिएक्शन ऑफ द बॉडी टू स्टार्ट द हीलिंग प्रोसेस. इन्फ्लेमेशन का इनिशियल पार्ट स्वेलिंग है. तो सर जैसे एशियन इंजरी के बाद कोई रिहैब शुरू कर रहा है और उसको स्वेलिंग हो जाती है, तो उसको हम पॉजिटिव देखेंगे या नेगेटिव देखेंगे? इट इज ऑलवेज नेगेटिव. इज नॉट अ स्वेलिंग इज नॉट अ गुड थिंग. स्वेलिंग होगी तो आपको फाइब्रोसिस होगी, आपको दिक्कत बढ़ेगी. स्वेलिंग इज अ गुड
नॉट ए गुड थिंग। ठीक है, आप ये नहीं है स्वेलिंग को आप एनकरेज करो। स्वेलिंग को डिक्रीज करने के तरीके हैं कि भाई आपको इनिशियल स्वेलिंग कैसे डिक्रीज करनी है, आइस लगा दिया, उसके बाद में आपने जो दवाइयाँ होती हैं स्वेलिंग कम करने की, ठीक है, हीटिंग पैड हो गई, तो वो जैसे हीटिंग में क्या होता है आपकी जो खून का दौरा वहाँ बढ़ जाता है, तो वो जो स्वेलिंग है उसको क्लियर कर देती है। तो स्वेलिंग इज नॉट ए गुड थिंग। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या था, दोबारा बताओगे? जैसे कि किसी भी इंजरी के बाद स्वेलिंग आती है तो वो किस चीज़ से होती है? फिर आपने कहा कि ब्लड वेसल्स वगैरह डैमेज हो जाती है, उसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है। तो उस स्वेलिंग को हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या प्रिवेंट करना चाहिए, वो क्या ना करें, क्या स्वेलिंग करें? को कम करने का तरीका है, हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में मेन है शुरुआत में आइसिंग दे दी, रेस्ट, प्राइस बोलते हैं इसको, आपने कभी सुना भी होगा, प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन, ये बेसिक चीज है, सबको पता, आपको पता है, सबको पता है। प्राइस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर आप जैसे उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करोगे, मान लो आपको फ्रैक्चर हो गया, अगर तब तक उसको आप उसको अलाइनमेंट नहीं करोगे, उसमें कुछ नेल ब्लेड नहीं करोगे तो स्वेलिंग आती रहेगी, तो वो आप उसको ट्रीटमेंट करोगे। तो इनिशियल है प्राइस, उसके बाद स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, उससे स्वेलिंग अपने आप कम हो जाएगी। चलो बढ़िया है, आप आपने दीप सिंह, सतवीर जी और आज हमारे लिए बड़ा मौका था चर्चा को सुनने का। तो इसलिए जो है जैसे प्रकाश सिंह ने उनका जीवन परिचय हो गया था और पीजी तक उन्होंने कैसे मार्क्स के लिए हम किस तरह से मुकाम हासिल किया है। और एक प्राइमरी स्कूल से लेके प्राइमरी स्कूल में पढ़ के 10 पैसे के स्कूल में पढ़ के और हिंदुस्तान में टॉप करना इट सेल्फ अपने आप में हमारे लिए गर्व की बात है, नसर के लिए गर्व की बात है। और इनके व्यक्तित्व से आप सीखो कितनी बड़ी पोस्टें हैं और कितने सिंपल हैं। और हमारा जो मेन जो स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा जो स्पोर्ट्स की अचीवमेंट्स को रोकता है वो इंजरी होती है। अगर किसी बच्चे को कितनी बड़ी ट्रेनिंग रखती है, उसमें ओलंपिक चैंपियन हो, तो उसको अगर इंजरी हो जाती है तो वो ओलंपिक के मेडल से वंचित रह सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं डॉक्टर साहब ने बिल्कुल वैसे हम पढ़ते हैं अपने सिलेबस में भी है, लेकिन जिस सिंपलिसिटी से डॉक्टर साहब ने बताई है उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट कवर किए हैं। एस्पेक्ट्स क्या कवर किए हैं? एक हाउ टू प्रिवेंट इंजरी, इंजरी को किस तरह से रोका जाए, देन हाउ वी कैन रिकवर फ्रॉम देम। तो उसमें एक पार्ट को डॉक्टर ने जो टेस्ट किया है वो न्यूट्रिशन का एक पार्ट टेस्ट किया है। तो एक पार्ट टेस्ट किया है डॉक्टर साहब ने लोड एंड रिकवरी का। हम लोड जो पढ़ते हैं वो कितना लोड, बस बहुत छोटी सी बात बहुत बड़ी बात करें तो कितना रेशो हमारा बढ़ सकता है उसमें, है ना। तो ये डॉक्टर साहब ने बताया है। तो जैसे जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे तो आपकी क्लास की जो लगती हैं उसकी पिक्चर शायद आपको माइंड में चल रही थी। वो अभी हमने ये भी पढ़ा है, हमने ये भी पढ़ा है, डॉक्टर साहब ने ये भी बताया है। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट था। युवराज ने जो क्वेश्चन पूछा बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, एक दो क्वेश्चन और भी अच्छा है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। तो हमारे लिए सबसे बड़ी बेनिफिट की बात क्या हुई, हमारा हेल्थ यूनिवर्सिटी से जो है MOU साइन होने जा रहा है। तो हमारे में से किसी की भी कोई इंजरी हो जाए या कोई आपको कोई बात सीखनी हो तो उन डॉक्टर साहब के पास सीधे हमारे दरवाजे खुल के हम वहाँ पर जा सकते हैं। आपके किसी एथलीट को कोई चोट लग जाए आप उनसे डॉक्टर साहब से मिला सकते हैं, तुरंत इलाज मिल जाए तो वो उसको रिकवर कर सकता है। युवराज ने पूछा था अभी हाउ टू स्वेलिंग के बारे में पूछा था। तो स्वेलिंग इज़ वेरी कॉमन। जब भी कोई इंजरी हो जाती है तो हमारे जो टिश्यूज़ हैं, हमारी नर्व्स जो हैं वो टूट जाती है, उसके कारण जो है ब्लड जो है उसमें से इधर उधर फैलने लग जाता है प्रॉपर ना जाके, इसलिए हमारे वो इंजरी मतलब स्वेलिंग होती है। और स्वेलिंग करने का जो कम करने का प्राइस का जो मेथड है वो हमसे में पढ़ा हुआ है और आगे भी हमारे सिलेबस में शामिल की। तो डॉक्टर साहब हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और बातें ना घुमा के आपको
जाहिर की बात है, लेकिन हमारी वजह से नहीं है, हमारे अंदर यही बात है। और एक सबसे बड़ी बात जो मैं आप सबको कहता हूँ, हमारे साथ में जो है डॉक्टर जी शिखा जी बैठी हैं, तो मैं ये चाहता हूँ हमारे बच्चे जो यहाँ पे हैं वो सब के सब अर्निंग पोजीशन हो जाए। बताओ कैसे हो सकते हो? यस